हेलो प्यारे बच्चों, सभी को मेरी तरफ से हमेशा की तरह जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज हम करने जा रहे हैं हाइपरबोला इस परसेंटाइल बूस्टर सेक्शन में, जहां हम जेई मेंस के पीवाईक्यूज करेंगे और उसके थ्रू समझेंगे जेई मेंस का जो टेस्ट है वो कैसा है और जेई मेंस में लगभग किस तरह के सवाल आते हैं ज़्यादातर, और उसको देखकर उससे सीखकर हम अपने परसेंटाइल को डेफिनेटली बेहतर बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने इस सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है प्रॉब्लम ऑन इक्वेशंस ऑफ कर्व, यानी कि एक कुछ सेट ऑफ प्रॉब्लम्स जो जेई मेंस में ज्यादातर आते हैं, वह इक्वेशन ऑफ कर्व के ऊपर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आए हैं वो हम इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। और सेकंड, जहां पर प्रॉब्लम ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल, यानी जिसमें कॉमन टेंजेंट आ जाती है दो कर्व्स के ऊपर या फिर नॉर्मल टू हाइपरबोला आ जाता है, उसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स, यानी कि इसको दो सेक्शंस में हमने डिवाइड किया है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ कर्व के साथ। कर्व में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कर्व की जब बात करें, हाइपरबोला की इक्वेशन आप जानते ही हो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस नहीं माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता है। इसकी एसेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और साथ में आपके पास बी स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है ए स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और यहां जो लेटेस्ट रेक्टम आती है वो आती है 2b स्क्वायर अपॉन ए। और साथ में डायरेक्ट्रिक्स की बात अगर की जाए तो डायरेक्ट्रिक्स आती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय ई। सो दिस इज द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसका ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, तो ट्रांसवर्स एक्सिस होता है 2a और कॉन्जुगेट एक्सिस होता है 2b। तो इतना थ्योरी अगर आपको मालूम है तो यू आर इक्विप्ड टू डू दिस सेट ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ जेई मेंस। तो यहां पर आप जानते हैं ये हाइपरबोला कुछ इस तरह से बनता है। इधर एक ब्रांच इधर आएगी, हाँ सर, और एक ब्रांच इधर आएगी। ये वर्टेक्स होंगे ए और ए डैश, और ए और ए डैश को ही हम, ये जो लेंथ है उसी को कॉन्जुगेट, इसी को ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। और यह है बी और बी डैश, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0, b और 0, -b होता है, और इसी को हम 2b बोलते हैं। अगर ये उल्टा हो जाए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो इस केस में जो हमारा इलिप्स बनेगा, वो जो हाइपरबोला बनेगा वो वर्टिकल बनेगा, और ई स्क्वायर की वैल्यू होगी 1 प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फिर यहां पर अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा। लेटेस्ट रेक्टम यहां पर हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन बी, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी यहां पर y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी बाय ई। जैसे यहां पर x इक्वल टू प्लस माइनस ए बाई, वहां y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई। यहां ट्रांसवर्स एक्सिस हो जाएगी 2b और कॉन्जुगेट एक्सिस हो जाएगी 2a। तो इक्विप्ड विद दिस मच ऑफ नॉलेज यू आर वेरी वेल प्रोफिशिएंट टू ट्राई द जेई मेंस प्रॉब्लम। यानी अगर आपको इतना पता है तो जेई मेंस का जो पहला सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है वो आप आराम से कर सकते हैं। और जेई मेंस 2023 में तो काफी सारे प्रॉब्लम्स सेक्शन से आए हैं। तो यहां पर जो हाइपरबोला बनता है वो इस तरह का हाइपरबोला बनता है, दैट इज द काइंड ऑफ हाइपरबोला। तो यहां पर ये हमारे पास बी, ये बी डैश, और यहां यह है ए और ए डैश। तो यहां पर जो ये है, ये लेंथ हो जाती है बी बी डैश, और यह वाली लेंथ हो जाती है ए ए डैश। तो दैट इज इट। नाउ लेट अस बिगिन विद द प्रॉब्लम्स। ये हो गया हमारा थियोरेटिकल बातें जो आपको ऑलरेडी मालूम है। एक छोटा सा ब्रशअप करा दिया 5 मिनट में, ताकि आप अगले सेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। तो ये रहा पहला सेक्शन। ज़्यादा अच्छा होगा आप वीडियो पॉज करें और इसको खुद करके देखें, दैट इज बेटर। यानी आप एक कॉपी पेन ले आए, वीडियो यहीं पॉज कर दें, कॉपी पेन ले आए और खुद से ट्राई करके देखें। चलिए आइए, मुझे उम्मीद है आपने मेरी बात मानी होगी, आपने इस वीडियो को पॉज किया होगा और कॉपी पेन जरूर लेकर आए होंगे और यह क्वेश्चन ट्राई किया होगा। तो चलिए आइए टैली करते हैं आपका मेथड, हमारा मेथड और आंसर को। यहां पर लिखा लेट एच बी हाइपरबोला हुज फोकाई आर 1 प्लस माइनस रूट 2, 1 प्लस माइनस रूट 2 आर द फोकाई। यानी कि अगर हम बात करें फोकाई की तो एस और एस डैश इसके फोकस होते हैं, एस और एस डैश इसके फोकस होते हैं,
और वह दे रखा है हमारे पास जो फोकाएं हैं वो है 1 प्लस माइनस रूट टू कॉमा 0, 1 प्लस माइनस रूट टू कॉमा 0। अगर मैं पिछले वाले पेज में यहाँ बात करूं फोकस की, तो उसका फोकस क्या होता है सर? इसका फोकस होता है, दो फोकस होते हैं, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। और यहाँ जो फोकस आएगा, यहाँ फोकस आएगा 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। ये दो फोकस आते हैं एस और एस डैश, एस एंड एस डैश। तो एस डैश और एस, ये दो फोकस आते हैं 0 कॉमा बी ई, 0 कॉमा माइनस बी ई। और इसी तरह से 0 कॉमा ई, 0 कॉमा माइनस ए ई कॉमा 0 और माइनस ए कॉमा 0। तो ये दो फोकस हैं। आप देखो दोनों फोकस, और एसेंट्रिसिटी कितनी दे रखी है सर? एसेंट्रिसिटी दे रखी है √2। दोनों फोकस के बीच की जो दूरी होगी हाइपरबोला के केस में, इफ यू लुक एट द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला, देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कितना होता है सर? यह हाइपरबोला, एक यह है सर, यहाँ यह फोकस और यहाँ यह दूसरा फोकस। यह कोऑर्डिनेट्स हैं सर ए ई कॉमा 0, यह कोऑर्डिनेट्स हैं माइनस ए ई कॉमा 0। तो दोनों फोकस के बीच की जो दूरी है वह हो जाती है यहां से यहां तक की दूरी 2AE, 2AE। यह लेंथ किसका है? यह लेंथ है, दिस इज द लेंथ ऑफ, दिस इज द लेंथ ऑफ एस एस डैश। तो यहां पर अगर देखा जाए एस एस डैश होगा 2AE और वह बराबर होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्यों? क्योंकि हमें यह दे रखा है 1 प्लस √2 कॉमा 0 और ये दे रखा है 1 माइनस √2 कॉमा 0। सो दिस इज गिवन टू बी 1 माइनस √2 कॉमा 0। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे वो तो ये आ गए फिलहाल, ठीक है ना, ये दूरी हो गई। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पर ये हटा रहा हूँ मैं क्योंकि आप समझते ही हैं कि इसका सेंटर ओरिजिन नहीं आएगा। तो हमें पता है दोनों फोकस के बीच की दूरी 2AE होती है, तो यहाँ जो दूरी आएगी वो आएगी 2√2, 2√2 डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लीजिए, या फिर आप समझ सकते हैं 1 प्लस √2 इधर होगा, 1 माइनस √2 इधर होगा, दोनों के बीच की दूरी होगी दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस। तो 1 प्लस √2 माइनस 1 माइनस √2 जो कि हो गया 2√2। और एसेंट्रिसिटी हमें कितनी दे रखी है सर? √2। तो ये हो गया 2√2। तो ए की वैल्यू आ गई 1, ए की वैल्यू 1 आ गई। अब एसेंट्रिसिटी अगर √2 देखिए तो अब ऐसे आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है और इसमें ए और बी दोनों बराबर होते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के केस में, क्योंकि यहाँ एसेंट्रिसिटी कितनी है? √2। तो हम कह सकते हैं कि सिंस E इज इक्वल टू √2 इंप्लाइज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इसका मतलब A इज इक्वल टू बी। और अगर A इज इक्वल टू बी हो गया तो दोनों 1 हो गए। अब लेटस रेक्टम पूछी है हमसे इस केस में, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा 2b² अपॉन a, तो 2b² अपॉन a that is equal to 2. So simple, the correct answer in this case comes out to be Calcutta. A very simple problem, आंसर आ गया कैलकटा। अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। Let us move on to the next problem. Next problem is the hyperbola h x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। a 0 से बड़ा है, b 0 से बड़ा है। Be a hyperbola such that the sum of length of the transverse and conjugate axis यानी कि 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 4, √2 कॉमन ले लें तो 2 प्लस √7। और फिर क्या रखा है? इफ द एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज, एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज √11/2, तो e² हो गया 11/4, ये हो गया e²। e² की वैल्यू होती है 1 प्लस b² अपॉन a²। तो यहां से हमारे पास आ गया a² प्लस b² अपॉन a²। तो a² प्लस b² इज इक्वल टू 11/4 a², तो b² हो गया 7/4 a², तो b की वैल्यू आ गई √7/2 इंटू a। और यहां पर हमारे पास है 2, हमारे पास क्या है भाई सर? a प्लस b इज इक्वल टू 2√2 इंटू 2 प्लस √7। और ये वैल्यू जो b की आई है हम उसको यहां यूज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस √7/2 इंटू a इज इक्वल टू 2√2 इंटू 2 प्लस √7। सो दैट बिकम्स 2 प्लस √7 इंटू a/2 is equal to 2√2 into 2 plus
√7, 2 प्लस √7 कैंसिल आउट हुआ तो अपने पास a आ गया 4√2, यानी कि a स्क्वायर हो गया 16 टू 32, तो a स्क्वायर हो गया 32 और b स्क्वायर अभी देखते हैं, ये आ गया। हमें चाहिए क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए, वी नीड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फिर से हम ये रिलेशन को यूज कर सकते हैं, तो b अपने पास कितना आ जाएगा सर, b आ जाएगा 4√2 इंटू √7 बाय 2, तो सर ये हो गया 4√2, ये हो गया 2√2, यहां पर अपने पास कितना है सर, b की वैल्यू, a की वैल्यू रख दी और ये हो गया, ये कैंसिल आउट हुआ सर, ये हो गया 2√14, तो हमसे पूछा गया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो b स्क्वायर आ गया, b स्क्वायर कम्स आउट टू बी 456, तो इसलिए अगर मैं अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करूंगा, मेरे ख्याल से यही कर लेता हूं, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कम्स आउट टू बी 88, सो दैट इज द आंसर, प्रीटी इजी अगेन। तो 2023-22 में ये प्रॉब्लम आया, जब लोग कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पेपर आया है 2022 में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रॉब्लम ठीक ठाक था, आराम से किया जा सकता था। 29 जून में आया है। आइए अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन 2023, 25 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया है। व्हाट डज इट से, लेट टी एंड सी रिस्पेक्टिवली बी द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस ऑफ द हाइपरबोला। हाइपरबोला अब थोड़ा सा अलग डराने के लिए दिया है, प्लस 64x माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 44। इसमें से भी चाहो तो 16 कॉमन ले सकते हो, तो 16 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 44, ये आएगा। हमारा मकसद है कि हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्म में लिख लें, या फिर एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर कंप्लीट करा जाए पहले, तो लेट अस कंप्लीट द स्क्वायर। तो अगर मैं स्क्वायर कंप्लीट करता हूं तो यह हो जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 16 माइनस, तो हमने क्या ऐड किया इसमें सर, हमने इसमें ऐड किया 4 इंटू 16, 64 ऐड किया, तो प्लस 64, दोनों साइड 64 ऐड किया ताकि स्क्वायर कंप्लीट हो जाए, क्योंकि यहाँ 64 ऐड हुआ है। 64 कैसे ऐड हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको ऐसे लिख लो यार, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और आपने अपनी तरफ से क्या ऐड किया है, अपनी तरफ से हमने इसमें ऐड किया है, वी हैव एडेड 4, सो इन अ वे वी हैव एडेड 64, सो 64 वहां ऐड कर दिया, माइनस अगला क्या सर, ये होगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, तो वी हैव सब्ट्रैक्टेड 4, तो माइनस 4, तो ये हो गया 16 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सर, ये हो गया कितना, -4, हमने दोनों साइड -4 किया और यहाँ प्लस 16, 2016 आ गया, सो दिस इज 16, यानी कि x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहला काम, मैंने क्वेश्चन आगे नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस कर लिया, क्योंकि इसी का कुछ ना कुछ पैरामीटर आगे यूज होगा। फिर कह रहा है देन द एरिया ऑफ द रीजन अबव द पैराबोला बिलो द ट्रांसवर्स एक्सिस T एंड ऑन द राइट ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सिस C इज, यानी अब ये एरिया की बात कर रहा है, वो भी कौन से एरिया की बात कर रहा है, वो एरिया की बात कर रहा है जो इस पैराबोला के तो ऊपर है और इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के नीचे है और इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस के राइट में है। तो पहले अगर हम इसका डायग्राम बनाएं, व्हाट इज द सेंटर सर, इसका सेंटर हो गया, इसका सेंटर हो गया इसका 2, -2, सेंटर इज -2, आप जानते हैं सेंटर वह पॉइंट होता है जहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं हाइपरबोला के केस में। तो यहां इस केस में हमारे पास यह और पैराबोला क्या है, पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस 4, सो वी हैव द पैराबोला एज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 4। इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा 0, -4, 0, -4 will be the vertex, so and it is an upward opening parabola। तो ये पैराबोला कुछ इस तरह से बनेगा और इस पैराबोला के जो रूट्स होंगे वो होंगे 2, -2 और 2।
और जो हमारा हाइपरबोला है उसकी जो एक्सिस है, उसका जो सेंटर है वो सेंटर -2, है। सो दिस पॉइंट इज -2, -2। तो यह लाइन होगी y = 2 और यह लाइन होगी x = -2। हमें कौन सा एरिया चाहिए? ये हो गई इसकी कौन सी एक्सिस हाइपरबोला की? सर यह है ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस। और यह हो गई हमारे हाइपरबोला की कॉन्जुगेट एक्सिस, x = -2, ये कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हमें क्या चाहिए? हमें यहां पर चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें यहां पर चाहिए वह एरिया जो ट्रांसवर्स एक्सिस के कहां हो? नीचे हो। जो ट्रांसवर्स एक्सिस के नीचे हो, पैराबोला के ऊपर हो, ट्रांसवर्स एक्सिस के नीचे, पैराबोला के ऊपर और कॉन्जुगेट एक्सिस के राइट में, यानी यह वाला एरिया चाहिए। वी नीड दिस एरिया, वी नीड दिस एरिया। अब यह एरिया हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऑब्वियसली बात है, यहाँ एरिया अंडर द कर्व, यानी दिस प्रॉब्लम इज अ गुड मिक्स ऑफ हाइपरबोला, जहां में सिर्फ हाइपरबोला का सेंटर इंटरेस्टेड थे हम फाइंड करने में, और साथ साथ क्योंकि उसी से हमें कॉन्जुगेट एक्सिस और ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन मिली, और फिर साथ साथ हमें यह वाला एरिया इवैल्यूएट करना है। तो अगर मुझे ये एरिया इवैल्यूएट करना है, देन दिस एरिया इज इंटीग्रल। अब हमें ये वाला पॉइंट भी फाइंड करना पड़ेगा। हाँ सर, तो क्या करूं? y को 2 रख देता हूं, सॉल्व करते हैं। y = 2 एंड y² x² = y + 4। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू आ गई ±√6, यानी ये लाइन इसे इंटरसेक्ट करेगी यहाँ -√6 पर, तो यहाँ +√6 पर। तो अगर मुझे ये एरिया फाइंड करना है तो अपर कर्व है y = 2, तो 2 माइनस लोअर कर्व इज x² -4 dx फ्रॉम -2 to √6, क्योंकि मुझे यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालना है जो दोनों कर्व से बाउंडेड है। एरिया अंडर द कर्व में पढ़ा है, अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, और x कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट से लेकर x कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द सेकंड पॉइंट, देन वी गेट द एरिया इनक्लोज बिटवीन द टू कर्व्स। तो यहां से ये आ गया है इंटीग्रल 6 - x² dx from -2 to √6. So this becomes 6√6 minus +2, ये तो हो गया 6x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस x³/3, तो 6√6 माइनस का हो गया +8/3। सो दैट इज इट। ये आ रहा है? हाँ सर। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने इवैल्यूएट कर लिया, आपको समझ में आ गया होगा। 6x अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 6√6 और +2, 6x आएगा +12 आ जाएगा, ये +12, दिस विल बी +12। देख लीजिए एक बार, 6x आएगा 6√6 माइनस लोअर लिमिट तो प्लस हो जाएगा 6×2 = 12, और उसी तरह से x का x³/3, तो 6√6 का क्यूब 6√6 और -2 का क्यूब तो +8। सो देयरफॉर वी गेट 18 - 6, 18 - 6√6/3 और 12 + 12 - 8/3, तो यह हो गया सर 18 12 4√6 + 36 - 28/3, 4√6 + 28/3, that is the area। 4√6 + 28/3, Calcutta is the correct answer, Calcutta is the correct answer in this case। चलिए आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। तो आपने देखा इन सब प्रॉब्लम्स में सिर्फ और सिर्फ अगर आपको हाइपरबोला की इक्वेशन, उसका फोकस, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, उसका कॉन्जुगेट एक्सिस, उसका ट्रांसवर्स एक्सिस अच्छे से पता है, देन यू आर मोर देन इक्विप्ड टू अटेम्प्ट सच प्रॉब्लम्स। आइए अगला प्रॉब्लम, ताकि हम कर्व को और अच्छे समझ सकें। ये रहा अगला सवाल। एन इलिप्स ई आया है जेई मेन 2022 27 जुलाई मॉर्निंग में। व्हाट डज इट से? इलिप्स दे रखा है, पासिस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द हाइपरबोला। अब गौर से देखिएगा, हाइपरबोला इसके वर्टिसेस से पास हो रहा है हाइपरबोला, ठीक है। लेट द मेजर एंड माइनर एक्सिस ऑफ इलिप्स कंसाइड विद द ट्रांसवर्स एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। तो पहले तो आप इस हाइपरबोला को देखें, ये हाइपरबोला y² / 64 - x²/49 इज इक्वल टू 1 है, यानी ये हाइपरबोला हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि वर्टिकल हाइपरबोला है। तो इस हाइपरबोला में ये जो हाइपरबोला बनेगा
दिस हाइपरबोला विल बी ऑफ दिस काइंड, इस तरह का हाइपरबोला बनेगा। हाँ, ये इधर आएगा एक ब्रांच और एक ब्रांच आएगा उधर। सो वी विल हैव अ वर्टिकल हाइपरबोला। अब वो कह रहा है कि इलिप्स जो है उसकी मेजर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग है, तो ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगी, तो इलिप्स जो हमारा होगा वह इलिप्स यहां ऐसा बनेगा। सो दैट विल बी द इलिप्स दैट वी विल हैव, उसकी मेजर और माइनर एक्सिस ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग है। और ध्यान रखिएगा इट पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ हाइपरबोला, तो ये उसके वर्टिसेस हो गए बी और बी डैश, ये इसके वर्टिसेस हो गए और passes through the vertices of hyperbola, then the major and minor axis। ध्यान रखिए वर्टिसेस वो पॉइंट्स होते हैं जहां पर हाइपरबोला अपनी ट्रांसवर्स एक्सिस को कट करता है, दोज आर कॉल्ड एज द वर्टिसेस। तो वर्टिसेस यहाँ सिर्फ ये दो पॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इलिप्स जो है, इलिप्स भी वर्टिकल है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। सो ये कैसा इलिप्स है? वर्टिकल। और अगर ये वर्टिकल इलिप्स है तो इसका मतलब b विल बी ग्रेटर दैन a। तो इसका मतलब यहां 2b हो जाएगा b डैश, जहां b और b डैश इसकी ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स हैं। तो ट्रांसवर्स एक्सिस के एंड पॉइंट्स क्या होंगे सर? x को 0 रख लीजिए, आगे 0,8 और 0,-8, ये आगे इसका b डैश हो गया 16, तो 2b इज इक्वल टू 16, यानी b की वैल्यू आ गई 8। तो b की वैल्यू 8 आ गई। अब अगर मैं इसकी एसेंट्रिसिटी देखूं, इसकी एसेंट्रिसिटी क्या आएगी? एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इट विल बी 1 प्लस बी स्क्वायर 49 अपॉन 64, दैट इज ई एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 113 अपॉन 64। ये तो हो गई इसकी एसेंट्रिसिटी। और अगर मैं इसकी एसेंट्रिसिटी लिखता हूं इलिप्स की, तो ई का स्क्वायर होगा 1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि ये वर्टिकल इलिप्स है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 64, ये हो गया एसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स का स्क्वायर। अब इन दोनों की आगे लिख रखा है लेट द प्रोडक्ट ऑफ द एसेंट्रिसिटीज ऑफ इलिप्स एंड हाइपरबोला इज हाफ, यानी दोनों की एसेंट्रिसिटीज का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? वो है हाफ। तो ई एच इंटू ई इज हाफ। अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो यहां पर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये हो गया 1/4 और ये था 113 अपॉन 49 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अपॉन 64 और यह है 1 माइनस ए स्क्वायर बाय 64 इज इक्वल टू 1/4। तो 64 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 64 इंटू 64 अपॉन 4 इंटू 113। तो थोड़ा कैलकुलेशन है 113, तो अगर मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 32 का स्क्वायर अपॉन 113। सो दैट इज 64 माइनस ए स्क्वायर अपॉन दिस। तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई सर? वो हो गई 64 माइनस 32 का स्क्वायर अपॉन 113, दैट इज 64 कॉमन ले लीजिए, तो यहां बच जाएगा 1 माइनस 64 16 अपॉन 113, 16 अपॉन 113। 64 ही लिखा रहने दो, उसको स्क्वायर भी मत लिखो यार तुम, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। तो 16 इंटू 64 अपॉन 113। तो मैनिपुलेटिव सवाल है थोड़ा सा, तो कैलकुलेशन से अगर आपको डर लगता है तो यह सवाल आपके उस डर को भगाने के लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। तो यहाँ पर जब घटाएंगे तो 113 में से 16 जाएगा तो 97 बच गया, 64 इंटू 97 अपॉन 113। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए? लेटस रेक्टम चाहिए इलिप्स का। तो एल आर ऑफ इलिप्स वो क्या होगा सर? इलिप्स वर्टिकल है तो 2a स्क्वायर बाय b, तो 2 इंटू बी 8 था और 64 इंटू 97 अपॉन 113, 2a स्क्वायर बाय b, तो ये हुआ 8। हाँ सर, तो ये अगर मैं इसको L कह रहा हूं तो 113 इंटू एल इज इक्वल टू 16 इंटू 97, 16 7 जा 112, 16 7 जा 112, 11 155,
144 plus 11, तो आंसर आ गया 1552. So the correct answer in this case comes out to be 1552. So that is the length of latus rectum of ellipse. तो यह हुआ प्रॉब्लम. अगला प्रॉब्लम देखते हैं. Let us see the next problem. Next problem is the hyperbola h upon a square minus y square equal to 1. Ellipse दे रखा है. B such that the length of latus rectum of h is equal to length of latus rectum of E. तो इसका latus rectum और इसका latus rectum बराबर है. दोनों के latus rectum बराबर हैं. एंड EH और EE अगर एसेंट्रिसिटीज हैं तो हमें इसकी वैल्यू बतानी है. तो ठीक है, इसका लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा सर? हाइपरबोला जो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो इसका लेटेस्ट रेक्टम अगर देखें तो हो जाएगा 2b स्क्वायर विच इज 1 अपॉन ए. ये आ गया इसका लेटेस्ट रेक्टम. और एलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम, एलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन कितना 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1. तो इसका लेटेस्ट रेक्टम होगा 2b स्क्वायर 2 इंटू 3 2 into 3 by 2 which is 3. Length of latex rectum of this is equal to length of latex rectum of E. तो दोनों के latex rectum को बराबर रखो भाई. 2 by a square is equal to 3. तो a square is equal to 2 by 3. ये आ गया अपने पास a square. b square अपने पास पहले से 1 है. तो अगर मुझे चाहिए एसेंट्रिसिटी, आई थिंक दैट इज नॉट अ बिग डील. एसेंट्रिसिटी कैसे निकलेंगे इसकी? सर इसकी एसेंट्रिसिटी लिखेंगे e का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर 1 बाय 4. और ई एच का स्क्वायर अगर हम लिखने चलें अब वो होगा 1 प्लस बी स्क्वायर. बी स्क्वायर इज 1 अपॉन ए स्क्वायर 2 बाय 3. तो ये हो गया 5 बाय 3 5 बाय 2 5 बाय 2 5 बाय 2 5 बाय 2. यस, सो 5 बाय 2 ही आएगा जी सर. तो अगर अब हम इसे ऐड करें ई एच का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर तो वो हो गया 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस दिस इंटू 12. तो एक बार देख लें फिर भी. यहाँ हमने लिखा हाँ सर, तो ए स्क्वायर 2 बाई 3 आ गया. बिल्कुल सर. 1 प्लस बी स्क्वायर विच इज 1 अपॉन ए स्क्वायर 2 बाई 3 3 ऊपर चला गया. एलसीएम लिया 5 बाई 2 आ गया ई एच का स्क्वायर. और इसका एसेंट्रिसिटी आया 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर विच इज 1 बाय 4. ये आ गया. अगर हम दोनों को ऐड करते हैं तो 1 बाय 4 प्लस 5 बाय 2 5 बाय 2. हाँ सर यही आएगा 1 बाय 4 प्लस 5 बाय 2. एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए. क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन है. आजकल जेईई मेंस में प्रॉब्लम थोड़े लेंदी आते हैं और मैनिपुलेटिव आते हैं. तो मैनिपुलेशन आपको बहुत सोच समझकर और बहुत अच्छे से बिना किसी मिस्टेक के करनी चाहिए. तो एक बार फिर से देख लेते हैं. हमने लेटेस्ट रेक्टम लिखा 2b स्क्वायर अपॉन ए. 2b स्क्वायर अपॉन ए. तो 2b स्क्वायर अपॉन ए 2b स्क्वायर अपॉन ए था भाई. तो यहाँ a आएगा. तो यहाँ एक हमने 2b स्क्वायर अपॉन ए, तो a की वैल्यू 2 बाई 3 हुई मेरे भाई. तो 2b स्क्वायर अपॉन ए यहाँ आएगा सिर्फ a. और देखा क्रॉस चेक करने का हमेशा फायदा होता है. तो 2b स्क्वायर अपॉन ए इज इक्वल टू 2 बाई 3. तो यहाँ आ गया इसका स्क्वायर. तो कितना आएगा सर 9 बाय 4. ये आ गया 1 प्लस 9 बाय 4 यानी 13 बाय 4. 13 बाय 4 यही आएगा. हाँ सर 13 बाय 4 आएगा यहाँ पर. तो हमेशा क्रॉस चेक करिए. कभी कुछ मिस्टेक हो खटाखट आप ढूंढिए. एक बार थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर चेक करिएगा क्योंकि कैलकुलेशन एरर हो सकते हैं. तो ये हुआ 14 अपॉन 4. 14 अपॉन 4 तो 12 इंटू ई एच का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 14 अपॉन 4 दैट इज 42. So the correct answer in this case comes out to be 42. तो आपको मैं हर जगह पर आपको दिख रहा है कि हम बहुत प्रिकॉशसली मूव कर रहे हैं. अपनी कैलकुलेशंस को दोबारा रीचेक कर रहे हैं. इसी से आपका परसेंटाइल डेफिनेटली बूस्ट होगा. आप जब भी कोई सवाल करें कैलकुलेशन करें तो 2 मिनट के लिए थम जाएं और फिर उस कैलकुलेशन को 2 मिनट के लिए थमने का मतलब 2 मिनट नहीं रुकना है, 2 सेकंड के लिए रुकना है. एक बार फिर से देख लीजिए आप कहां तक पहुंचे और कैसे कैसे पहुंचे. कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं की.
वैसे आमतौर पर होता क्या है, इंसान को अपनी गलतियां कभी नहीं मिलती, आपको अपनी गलती कभी नहीं मिलेगी इतनी आसानी से जैसे मुझे मिल गई यहाँ पर, इतनी आसानी से मिलेगी। 2b² फॉर्मूला बोलते चलिए और देखते चलिए कि आपने सही सही फॉर्मूला लगाए हैं या नहीं लगाए हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। यह प्रॉब्लम है, लेट द हाइपरबोला x² - y² b² = 1 पास थ्रू द पॉइंट 2√2 एंड -2√2। यह हाइपरबोला 2 पॉइंट से पास होता है, मतलब इस पॉइंट से पास होता है। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अ पैराबोला इज ड्रॉन हुज वन फोकस इज सेम एज द फोकस ऑफ एच विद पॉजिटिव एब्सिसा। ठीक है भाई, तो पैराबोला का जो फोकस है, पैराबोला का फोकस ऑफ पैराबोला is equal to is same as या coincides with focus of hyperbola with positive x coordinate, ठीक है। हाँ, एंड द डायरेक्ट्रिक्स passes through the other focus of hyperbola, डायरेक्ट्रिक्स दूसरे फोकस से पास करती है। और फिर क्या रखा है, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ऑफ द हाइपरबोला is of parabola is e times the length of lateral sectum of hyperbola, e is the centricity of hyperbola, then which of the following lies on the parabola। तो पैराबोला और हाइपरबोला का अच्छा मिक्स है। बहुत सारा लंबा सा सवाल है 4-5 लाइन का, ताकि आप इसे देखकर डर जाएं। इतना लंबा प्रॉब्लम देखकर आपके दिमाग में थोड़ा खलबली सी मचे, तो कोई बात नहीं, स्टे काम एंड डू इट। 2√2 यहाँ रखते हैं, 2√2 अपॉन ए, यहाँ स्क्वायर -2√2 -2√2 का स्क्वायर अपॉन b² = 1। तो आपके पास आ गया 2√2 का स्क्वायर यानी कि 8, तो 1/a² -1/b² = 1। तो आपके पास 1/8। हाँ सर, ये आ गया पहला रिलेशन। फिर हमें क्या रखा है, इसका एसेंट्रिसिटी। तो AE पैराबोला का मान लेते हैं, पैराबोला जो हमारे पास है, पैराबोला का फोकस, अब जरा देखो, थोड़ा तस्वीर बनानी पड़ेगी, थोड़ा तस्वीर बनाना पड़ेगा यहाँ। और यह है हमारा हाइपरबोला, ये और ये है। और हमारे हाइपरबोला में, हमारे हाइपरबोला का जो फोकस है पॉजिटिव एब्सिसा वाला, ये फोकस होगा AE, 0। यही हमारे पैराबोला का भी फोकस है। और जो इसकी डायरेक्ट्रिक्स है पैराबोला की, वह दूसरे फोकस से पास करती है। तो ये हमारे इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो जो पैराबोला बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा अपना। लेट मी यूज सम अदर पेन। ये तो द पैराबोला, अवर पैराबोला वुड बी लाइक दिस। ये कुछ इस तरह का पैराबोला बनेगा अपना। और इस पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स यह है और यही इसका फोकस है। मैं पैराबोला को मान लेता हूँ y² = 4ax, क्योंकि इसका सेंटर वर्टेक्स यही होगा। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स इज द मिड पॉइंट ऑफ फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस। तो अगर मैं s और s' का मिड पॉइंट देखूंगा तो वो ये C पॉइंट यानी ओरिजिन ही आएगा। इसलिए मैं अपने पैराबोला की इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, y² = 4ax। तो अब जरा देखें, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, कहां से, दोनों फोकस से के बीच की दूरी जो हाइपरबोला में होती है, यह दूरी SS', ये होगी 2AE। हाँ सर, और 2AE, और यह बराबर होगी 2A के। तो 2A बराबर 2AE, 2A बराबर 2AE, क्योंकि दोनों फोकस और फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बीच की जो दूरी होती है पैराबोला के केस में, वो होती है 2A, क्योंकि पैराबोला का फोकस होता है a, 0 और डायरेक्ट्रिक्स होता है -a, 0, दैट इज द फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो दोनों के बीच की दूरी होती है 2A। तो ये 2A बराबर 2AE, तो लेटेस्ट रेक्टम इसकी हो गई 4A, विच इज 4AE। तो ये लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला हो गई। अब वो कह रहा है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला इज, और पैराबोला की होगी, सॉरी, ये लेटेस्ट रेक्टम, पैराबोला की लेटेस्ट रेक्टम इज लेंथ E टाइम्स द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला की लेटेस्ट रेक्टम लिख लो भाई, हाइपरबोला LR वो होगा 2b² / a, 2b² / a। हाँ सर,
2b square upon a, that will be the length of lattice rectum of hyperbola. अब हम कह सकते हैं क्या, हम कह सकते हैं, हमें क्या रखा है, लेंथ ऑफ lattice rectum ऑफ पैराबोला इज, तो LR ऑफ पैराबोला यह बराबर है E टाइम्स LR ऑफ हाइपरबोला. तो LR ऑफ पैराबोला इज 4AE, 4AE is equal to lattice rectum E times the lattice rectum 2b square upon A. हाँ सर, तो यहाँ देखो भाई क्या मारकाट मची सर, E से E गया, एक 2b गया, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर. तो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, पैराबोला के ऊपर पॉइंट चाहिए था, ठीक है. तो 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और कुछ डेटा गिवन है और कुछ नहीं सर, हाँ ये गिवन है भाई, ये गिवन है फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम 1 and 2. तो फ्रॉम 1 and 2 1 upon a स्क्वायर माइनस 1 upon 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8. तो हाफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8. तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो a की वैल्यू 2 आ गई. अब हमें पैराबोला अगर चाहिए तो 4a इज इक्वल टू 4AE है, 4a अपने पास तो ये आ गया. एसेंट्रिसिटी और निकाल लो यार, E स्क्वायर होता है 1 प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर देखा जाए तो 2 है, तो 1 प्लस 2 3, तो एसेंट्रिसिटी हो गई √3. तो कैपिटल A जो था, कैपिटल A अपने पास है, व्हाट इज कैपिटल A इक्वल टू, कैपिटल A इज इक्वल टू AE, कैपिटल A 4A इज इक्वल टू 4A, A आया 2 इंटू E. तो 4A इज इक्वल टू 8√3. तो पैराबोला क्या था, पैराबोला था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax. तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8√3 इंटू x. सो दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला. अब वो पूछ रहा है इनमें से कौन सा पॉइंट इस पैराबोला पर लाई करता है, 2√3, 3√2, 2√3 और 3√2. 2√3 करेंगे तो 16 इंटू 3 48, और 3√2 नहीं, 3√3 24 थी तो 72, और यहाँ आएगा 36 टू 72. ये आ रहा है बी पॉइंट. एक बार दोबारा से देख लो, 3√3 क्रॉस चेक करना हमेशा अच्छा होता है. 3√3 24 इंटू 3 72, और 6√2 का स्क्वायर 36 टू 272, तो दोनों साइड बराबर आ गई. सो इसका मतलब बी सही है. तो आप इस लेक्चर में साथ साथ ये भी चीज सीख रहे हैं कि हम अपनी कैलकुलेशंस को क्रॉस चेक भी करते जा रहे हैं, क्योंकि देखिए वहां थोड़ी बहुत गलतियां तो होंगी, स्वाभाविक है, लेकिन साथ साथ आप उन्हें सुधारते भी चलें तो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, और उसमें ज्यादा समय भी नहीं लग रहा. ठीक है ना. तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं. प्रॉब्लम्स ऑन टेंजेंट एंड नॉर्मल. लेट अस बिगिन. सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम दैट वी हैव. जेईई मेन 2020 में पूछा गया 5 सितंबर इवनिंग में, और यहाँ कॉमन टेंजेंट जो कि बहुत कॉमन है कोनिक सेक्शन में, खासकर कॉमन टेंजेंट के ऊपर प्रॉब्लम. यहाँ क्या क्या रखा है, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c इज कॉमन टेंजेंट टू दिस हाइपरबोला एंड दिस सर्कल. तो हाइपरबोला और सर्कल पर कॉमन टेंजेंट है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. तो x स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64. ये करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं एक चीज, क्या यहाँ पर याद दिला देते हैं. टेंजेंट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. इस पर जो टेंजेंट होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये टेंजेंट है. और y इक्वल टू mx प्लस c टचेस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. अगर c स्क्वायर किसके बराबर हो सर, a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और किस पॉइंट पर टच करती है, एट माइनस a स्क्वायर m बाय c कॉमा माइनस बी स्क्वायर बाय c. यानी y इक्वल टू mx प्लस c टेंजेंट कब होगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी. और कहाँ टच करेगी, इस पॉइंट पर टच करेगी. और स्लोप फॉर्म में टेंजेंट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं. फिर कार्टेशियन फॉर्म तो आपको मालूम ही है, x x1 माइनस y y1
अपॉन बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज टेंजेंट एट x1 y1 ऑन टेंजेंट एट x1 y1 ऑन हाइपरबोला. एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और पैरामेट्रिक फॉर्म में जो टेंजेंट थी वो थी एक्स सेक थीटा अपॉन ए माइनस बी माइनस वाई टैन थीटा अपॉन बी is equal to 1, and this is the tangent at point P, a sec theta comma b tan theta. So this was the parametric form of tangent. तो आप जैसे जैसे यूज पड़ेगा वैसे वैसे टेंजेंट यूज कर सकते हैं, तीनों में से कोई सी भी. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. तो यहां पर अगर देखा जाए, यहां जो हमें हाइपरबोला दे रखा है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 64 इज इक्वल टू 1. तो अगर मैं इस पर टेंजेंट लिखता हूं तो वो होगी y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये टेंजेंट हो गई हाइपरबोला पर. अब ये टेंजेंट साथ साथ टच करती है किसको? दिस टच इज द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. इसका सेंटर क्या है सर? इसका सेंटर है 0,0. सेंटर है 0,0 और रेडियस कितना है? रेडियस है 6. तो अगर मुझे सर्कल पूरा ये सर्कल को टच करती है तो क्या होगा? तो परपेंडिकुलर फ्रॉम 0 0 शुड बी इक्वल टू रेडियस, यानी कि 6. 0 0 से परपेंडिकुलर डालेंगे तो मॉड 0 माइनस 0 एम एक्स वाई को इधर लाएंगे प्लस माइनस रूट ऑफ 100 एम स्क्वायर माइनस 64 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 6. अगर मैं दोनों साइड पर स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे पास आ गया 100 एम स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 36 1 प्लस एम स्क्वायर. तो 36 इधर आया, 64 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 100. तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 बाय 8. तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 बाय 4. तो 4m m की वैल्यू प्लस माइनस 5 बाय 4 आ गई, प्लस माइनस 5 बाय 4. 5 बाय 8 4 बाय 5 ना, b भी गलत है और d भी गलत है. अब हमें आशा है सिर्फ c से, यानी c के बारे में हम कुछ कह सकते हैं इस क्वेश्चन में. तो c क्या है? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टेंजेंट था, तो हमने टेंजेंट ये वाला जो पार्ट होगा ये दिस पार्ट इज c, ये पार्ट c होगा. तो c जो हमारे पास है c स्क्वायर बराबर होगा 100 एम स्क्वायर माइनस 64. तो c स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इंटू 64 अपॉन 64 एम स्क्वायर बी स्क्वायर है ना. हाँ सर, c स्क्वायर था ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो 100 एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? 64 अपॉन 100 अपॉन 64. सो इट विल बी 100 इंटू 100 अपॉन 64. तो 100 का स्क्वायर अपॉन 64 माइनस 64 यार. तो ये हो गया 100 स्क्वायर माइनस 64 स्क्वायर अपॉन 64. तो दिस इज 100 माइनस 64 दैट इज 36 और 100 प्लस 64 अपॉन 64. तो दैट इज 36 इंटू 164 अपॉन 64. चलो कुछ काटते पीटते हैं भाई. 8 4 9 जा 4 16 जा फिर 4 16 जा फिर 4 से फिर काट सकते हैं 4 इंटू 41. तो c इज स्क्वायर इज इक्वल टू 369 अपॉन 4. तो 4c स्क्वायर इज इक्वल टू 369. So the correct answer is कैलकटा. आगरा भी गलत हो गया. करेक्ट आंसर आ गया कैलकटा. यहां पर आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे टेंजेंट कितनी कॉमन होंगी. तो टेंजेंट कॉमन होंगी 4. 4 कैसे? m की एक वैल्यू आप रखोगे, m की एक वैल्यू आप रखोगे. कौन सी वैल्यू? यूल पुट इन 5/4. तो जैसे आप 5/4 यहां रखोगे तो प्लस माइनस लेकर 2 टेंजेंट मिलेंगी. फिर उसके बाद माइनस 5/4 रखोगे, फिर से 2 टेंजेंट मिलेंगी. यानी सर्कल में और इस हाइपरबोला में कुल मिलाकर 4 कॉमन टेंजेंट्स आने वाली हैं. लेकिन हमें उनकी इक्वेशंस नहीं फाइंड करनी थी, हमें सिर्फ सी एम के बीच में कुछ रिलेशन फाइंड करने थे, जो कि हमने कर लिए. अब अगला प्रॉब्लम,
ये रहा अगला प्रॉब्लम 2023-24 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट में आया है. नाउ लेट अस डू दिस प्रॉब्लम. ये कह रहा है द टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 24x मीट द कर्व xy एट द पॉइंट्स a एंड b. द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ए बी लाई ऑन द पैराबोला. तो xy इक्वल टू 2 जो है हमारे पास, ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. So this is the rectangular hyperbola. Say this is the rectangular hyperbola that we have. फिर हमारे पास एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 24x. So y स्क्वायर इक्वल टू 24x. वो कह रहा है कि इसके किसी पॉइंट पर हमने टेंजेंट बनाया. So we have drawn a tangent at any of its points and it intersects the hyperbola at a and b. तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है A, ये वाला पॉइंट है B, और इसका जो मिड पॉइंट है ए बी का, वह मिड पॉइंट एक पैराबोला पर लाई करता है. गिवन लाइज ऑन अ पैराबोला विद, उसके पैरामीटर्स दे रखे हैं, तो उसमें पूछा किस पर लाई करेगा. तो ये दोनों बराबर हैं भाई. M मिड पॉइंट है तो इसको हम H कॉमा के कहते हैं. हाँ सर, लेट मी कॉल दिस एज H कॉमा के. H कॉमा के ये मिड पॉइंट है. हमें H कॉमा के इनमें एक पैराबोला पे लाई करता है, गिवन है. वो पैराबोला के लेटर सेक्टम डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी वह पूछा है यहाँ पर. ठीक है, तो पैराबोला और ये पॉइंट है A और B. ठीक, तो हाइपरबोला में मैं आपको एक चीज और याद दिला दूं. हाइपरबोला में xy इक्वल टू सी स्क्वायर में अगर कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट लिखो, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, गिवन मिड पॉइंट. हाँ सर, तो गिवन मिड पॉइंट हर कोनिक में सेम होता है t बराबर s1. तो अगर आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो खट से आप रिवाइज कर यहाँ लिख सकते हैं. एक्स वाई वाली टर्म का देखो, एक्स स्क्वायर तो बन जाता है टेंजेंट लिखते वक्त एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर बन जाता है वाई वाई वन, 2x बन जाता है x प्लस एक्स वन, और 2y बन जाता है y प्लस वाई वन, और xy बन जाता है हाफ एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन. ये बन जाता है. तो जब आप t इक्वल टू एस वन लिखेंगे तो t की जगह तो क्या लिख देंगे, हाफ हाफ एक्स वाई वन एक्स के वाई एच माइनस सी स्क्वायर. ये हो गया, ये तो हो गया t. और S1 का मतलब है उस पॉइंट को इसमें रख दो, h के माइनस सी स्क्वायर. S1 का मतलब ये. तो ये गया, ये गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गई एक्स के एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 2h के. तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस के बाय एच इंटू एक्स प्लस 2k. ये आ गई इक्वेशन. ये आ गई किसकी इक्वेशन, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, और हमने मिड पॉइंट क्या ले लिया, h कॉमा के. यानी कि ये इक्वेशन किसकी आ गई, ए बी की इक्वेशन आ गई. अब जो ये ए बी है, यह ए बी पैराबोला पर क्या है, टेंजेंट भी है, टचेस पैराबोला. ये क्या करती है, टचेस पैराबोला. किस पैराबोला को टच करती है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x को ये टच करती है. वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x को टच करती है. आपको फिर से याद दिला दूं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस पर टेंजेंट है तो c बराबर होना चाहिए, ये क्या है, ये टेंजेंट है इस पर, तो c बराबर होना चाहिए a बाय m. दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ अ पैराबोला. हाँ सर, ये याद है हमें, c बराबर a बाय m होना चाहिए. तो यहां पर अपने पास c क्या है सर, इस केस में अगर हम बात करें c की, देन द c दैट वी हैव इज दिस. ये तो हो गया सर हमारा c. सो दिस इज c एंड दिस इज m. ये हो गया हमारा m. और पैराबोला जो हमारे पास है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x. तो यहां से 4a इज इक्वल टू 24, तो a की वैल्यू आ जाती है 6. तो बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम क्या कह सकते हैं, बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी वी कैन से, बाय कंडीशन ऑफ टेंजेंसी c इज इक्वल टू a बाय m. c कितना है,
c है 2k, तो 2k इज इक्वल टू a विच इज 6 बाय m. m कितना है? m है माइनस के बाय एच, माइनस के बाय एच. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास आएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3h, यानी कि h कॉमा के लाइज ऑन किस पैराबोला पे लाई करता है? लाइज ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 3x. इसका लेटेस्ट रेक्टम सर 3 हुआ, और इसका जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स हुआ y x इज इक्वल टू a, x इज इक्वल टू a, दैट इज x इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 4a इज इक्वल टू 3 होगा, a की वैल्यू 3/4 होगी, क्योंकि हम इसे कंपेयर कर रहे हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax वाले पैराबोला से. इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होता है, इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है? इसका डायरेक्ट्रिक्स होता है x इक्वल टू a, x इक्वल टू a, और लेटेस्ट रेक्टम होता है 4a, है ना. तो a आ गया, तो 4x इज इक्वल टू 3, ये आ गया डायरेक्ट्रिक्स. लेटेस्ट रेक्टम आया अपने पास 3. अब देखते हैं, लेटेस्ट रेक्टम 2 गलत है भाई, डायरेक्ट्रिक्स ये भी गलत है, ये सही हो गया. दिस इज करेक्ट and obviously this is wrong. So therefore the correct answer in this case comes out to be Calcutta. Calcutta is the correct answer in this case. तो चलिए आइए एक प्रॉब्लम और देखते हैं. Let us move on to the next problem. The next problem is this. This is the next problem. The next problem says P x naught y naught be the point on the hyperbola which is nearest to this line. तो हमारे पास जो हाइपरबोला है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन 12 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1. सो दिस इज द हाइपरबोला. ये एक लाइन है. इस हाइपरबोला पे वो पॉइंट चाहिए जो इसके सबसे नज़दीक हो. तो अगर देखा जाए तो ये हाइपरबोला कुछ इस तरह से बनेगा. यहाँ पर एक ब्रांच ये आ गई, एक ब्रांच यह आ गई, हाँ सर, और यह है एक लाइन y इक्वल टू क्या है? 3x प्लस 2y इक्वल टू 1. 3x प्लस 2y, 3 से काटा दे 12 लिखते हैं यहाँ पे ढंग से, 12. ठीक है, हाँ सर. तो यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो अपने पास में क्या? अपने पास में यहाँ पर 4, 9 और 3 और 12. ठीक है, और ये लाइन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 1. तो उसका x इंटरसेप्ट है 3 और y इंटरसेप्ट कितना है? y इंटरसेप्ट है 2. तो 3 और 2, तो ये लाइन कुछ इस तरह से बनेगी. हाँ सर, सो दिस विल बी दिस. ये लाइन बन जाएगी कुछ इस तरह. x इंटरसेप्ट कितना है? x इंटरसेप्ट है 1/3, सॉरी 1/3. x इंटरसेप्ट इज 1/3 और y इंटरसेप्ट इज 1/2. तो ये बन गई लाइन. अब हमें पूछा है इस हाइपरबोला पर वह पॉइंट जो इसके नियरेस्ट हो. तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा वह होगा जहां पर आपने पढ़ा है कि दो कर्व्स के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है अलॉन्ग कॉमन नॉर्मल, या यूं कहूं जहां पर टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो जाएंगी. वेयर द टेंजेंट्स, जहां पर इसकी टेंजेंट और इसकी टेंजेंट पैरेलल होगी, क्योंकि उसी पॉइंट पर हमारे पास कॉमन नॉर्मल आएगा. तो ये कॉमन नॉर्मल है ना. हाँ, तो ये है फिलहाल. तो एक जगह दूरी कम होगी, एक जगह थोड़ी ज़्यादा होगी. वो देखते हैं कैसा होगा. तो क्या करें? टेंजेंट टू हाइपरबोला शुड बी पैरेलल टू, टेंजेंट मान लो ये पॉइंट है P, x1 y1. तो टेंजेंट एट P x1 y1 should be parallel to 3x plus 2y is equal to 1. ये इसके पैरेलल होना चाहिए. x1 y1 पर बनी हुई टेंजेंट इसके पैरेलल होनी चाहिए. ठीक है, हाँ सर.
तो टेंजेंट जो आती है हमारे पास वो क्या आएगी, 3x x1, 3x x1 माइनस 4y y1 इज इक्वल टू 36। तो उसका स्लोप कितना आया सर, इसका स्लोप आया 3x1 अपॉन 4y1 एंड दैट शुड बी इक्वल टू -3/2, -3/2, यानी कि आपके पास हो गया 2x1 y1 इज इक्वल टू -2x1, y1 इज इक्वल टू -2y1 इज इक्वल टू x1। उल्टा लिखना है, 2y1 इज इक्वल टू 2y1 इज इक्वल टू -2y1 इज इक्वल टू x1। जरा देखो, -2y1 इज इक्वल टू x1, 3 से 3 कट गया 2, हाँ सर यही आ रहा है। तो x1 y1 हाइपरबोला पे लाई करेगा, तो 3x1 का स्क्वायर माइनस 4y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। x1 की जगह रखा 412y1 का स्क्वायर माइनस 4y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो y1 जो अपने पास आया वो आया 36 अपॉन 8। तो y1 की वैल्यू क्या आ गई सर, y1 आ गया 6 अपॉन, y1 आ गया 6 अपॉन √8 प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस के साथ 6 अपॉन √8 यानी कि 3 अपॉन √2, 3 अपॉन √2। तो x1 आ गया माइनस प्लस 6 अपॉन √2, यानी p के कोऑर्डिनेट्स अपने पास आए -6 अपॉन √2 कॉमा 3 अपॉन √2, या फिर दूसरे कोऑर्डिनेट्स आ गए p के कोऑर्डिनेट्स -6 बाय 3 √2, 6 बाय √2 और 3 बाय √2 विद अ नेगेटिव। हाँ सर ये 2 पॉइंट्स आए हैं भाई, दीज आर द 2 पॉइंट्स। यानी ये वो पॉइंट्स है जहां पर टेंजेंट नॉर्मल के, जहां पर कॉमन नॉर्मल है, या फिर यूं कहूं जहां पर टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ऐसे 2 पॉइंट है P और, अब हमें देखना कौन से पॉइंट पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम यह कर सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हम इससे परपेंडिकुलर डालते हैं P1, इस पॉइंट को P1 बोल देता हूं, इसको P2 बोल देता हूं। तो P1 क्या होगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर किस लाइन पर, 3x माइनस 4y, 3x प्लस 2y माइनस 1 पर। तो 3x लाइन क्या है, 3x प्लस 2y इक्वल टू 1, इस पर परपेंडिकुलर डालो रे, ये होगा 18 माइनस 6 माइनस 1 अपॉन √2 का मॉड्यूलस अपॉन √13। तो ये आ जाएगा 12 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √13। पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ छोटा बड़ा देखना, कौन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर छोटा बड़ा आएगा। इस पर जो P2 आएगा वो आएगा 3x माइनस 6 माइनस 6, यहां पर हमने क्या रखा था, यहां था 6 इंटू 3 18 और माइनस दिस, तो ये हुआ -18 माइनस प्लस 6 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √13। तो आप देखो P2 का जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया सर, वो आ गया 12 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √3। प्लस 1 कैसे, माइनस माइनस हट गया, यहाँ से पूरा हट गया मोड में, तो ये बड़ा है। तो इसका मतलब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो ये है वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट लार्जेस्ट डिस्टेंस का आया। इस पॉइंट पर मिनिमम नहीं आ रहा, इस पॉइंट पर मैक्सिमम डिस्टेंस आ रहा है, लोकल मैक्सिमम। ठीक है, तो अपने पास मिनिमम डिस्टेंस ये हो गया। सो दिस इंप्लाइज पॉइंट एट मिनिमम डिस्टेंस, किससे, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम 3x प्लस 4y 2y इक्वल टू 1 इज 6 बाय √2 माइनस 3 बाय √2, और अब हमें चाहिए, ये हो गया हमारा x0 और ये हो गया हमारा y0, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था √2x y0 माइनस x0, तो √2 y0 माइनस x0 दैट इज √2, व्हाट इज y0, y0 है -3 बाय √2, एंड व्हाट इज y0, 6
y naught is minus 3 by root 2, x naught is 6 by root 2. So this comes out to be minus 9. तो माइनस 9 होना चाहिए, हाँ ये रहा. तो करेक्ट आंसर इज माइनस 9. माइनस 9. तो दो अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो आंसर आए, उसमें से एक एक्सेप्टेबल है और एक रिजेक्ट हो गया. और आप देख भी ना डायग्राम में ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसे दो पॉइंट्स होंगे इधर. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं. ये रहा अगला प्रॉब्लम. दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ कॉमन नॉर्मल, कॉमन टेंजेंट चाहिए. फिर से कॉमन टेंजेंट का प्रॉब्लम आया. वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और हाइपरबोला ये दे रखा है एक्स वाई इक्वल टू 2. तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x और दूसरा है एक्स वाई इक्वल टू 2. तो अगर मैं इस पर टेंजेंट लिखता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 1 बाय एम. वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस ए बाय एम होती है टेंजेंट. ये टेंजेंट इसको भी टच करनी चाहिए. ये लाइन इसको भी टचेस दिस, इसको टच करती है. ये जब भी कोई सेकेंड डिग्री कर्व किसी लाइन को टच करे तो लाइन को और सेकेंड डिग्री कर्व को सॉल्व करने पर जो क्वाड्रेटिक आए उसका डी कितना हो जाना चाहिए, 0. तो इसी बात का फायदा उठाते हैं. इन दोनों को क्या करें सर, सॉल्व करते हैं. लेट अस सॉल्व द टू. यहां हो जाएगा एम एक्स प्लस 1 अपॉन एम इंटू एक्स इज इक्वल टू 2. तो एम एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अपॉन 1 अपॉन यहाँ x आएगा, यहाँ x इज इक्वल टू 2. तो अपने पास आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2m इज इक्वल टू 0. इसका d होगा 1 माइनस 1 प्लस 8m क्यूब शुड बी 0. तो m की वैल्यू आ गई माइनस हाफ. तो कॉमन टेंजेंट क्या हो गई, दिस इंप्लाइज कॉमन टेंजेंट इज, कॉमन टेंजेंट वो हो गई y इज इक्वल टू माइनस हाफ माइनस 2x माइनस हाफ x और माइनस 2 माइनस 2. तो यानी कि 2y x प्लस 2y प्लस 4 is equal to 0. So the correct answer in this case is Calcutta. Calcutta is the correct answer in this case. So this is the common tangent to the parabola and the hyperbola. ये रहा अगला problem. Let us do this problem also. What does this problem say? Let a line L1 be tangent to the hyperbola and L2 be the line passing through origin and perpendicular to L1. Locus of the point of intersection of L1 and L2 is this. L1 is tangent to the hyperbola. Hyperbola x square upon 16 minus y square upon 4 is equal to 1. L2 be a line perpendicular through the origin and perpendicular to L1. Perpendicular to L1. Origin से और L1. Locus of the point of intersection of L1 and L2. तो उसको ऐसे समझें जैसे कि यहाँ पर पढ़ लो एक बार आप. ये हाइपरबोला, ये इस पर हमने बनाया एक टेंजेंट. उस टेंजेंट पर हमने डाला परपेंडिकुलर. कहाँ से, ओरिजिन से. वी हैव ड्रॉप्ड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन. यह जो लाइन है ये L1 लाइन है. दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2. L2 लाइन है. L1 भी टेंजेंट L2. ये L2 लाइन है, ओरिजिन से पास कर रही है, इसके परपेंडिकुलर है, और ये लाइन L1 है. इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है P, हमें इसका लोकस चाहिए. वी नीड द लोकस ऑफ दिस पॉइंट. ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं. जब भी लोकस में टेंजेंट वेंजेंट आए तो हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म इज ऑलवेज गुड फॉर अस. तो टेंजेंट क्या लिखें सर, x सेक थीटा अपॉन a माइनस y tan थीटा अपॉन b is equal to 1. x sec theta upon a, y tan theta upon b is equal to 1. बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा. और यहां से अगर देखा जाए इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप हो गया sec theta अपॉन 4 और इंटू 2 अपॉन tan theta. ये आएगा 2 upon tan theta. Coefficient of x upon coefficient of y
विद अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो ये हो गया 1/2 साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा 6 से, तो ये आ गया। और जो स्लोप होगा, ये किसका स्लोप हुआ, m1, दिस इज द इक्वेशन ऑफ L1, ये L1 की इक्वेशन हो गई, दिस इज द इक्वेशन ऑफ L1। मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है जहां टेंजेंट बनी है वो है a sec थीटा, a sec थीटा बोले तो 4 sec थीटा, 2 tan थीटा, इस पॉइंट पर टेंजेंट बनी थी, ठीक है। अब h, k, m2 कितना होगा, m2 होगा k बाय h, k बाय h कैसे, k माइनस 0 इंटू h माइनस 0, तो k m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, तो अपने पास आ गया k बाय 2h साइन थीटा बराबर -1। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा comes out to be -k/2h, -k/2h। एक बार अच्छे से देख लें, -k/2h, दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लेते हैं, x/sec थीटा बाय 4 माइनस स्लोप निकाला, दिस 2/tan साइन अपॉन कॉस साइन, ये ठीक है, और ये k/h, m1 m2 बराबर -1, तो k/h इंटू 2 साइन थीटा ये आ गया, ठीक है। अब हमें तो h और k का में रिलेशन चाहिए, लोकस चाहिए, तो हम क्या करते हैं, h, k लाइज ऑन 1, h, k लाइज ऑन L1, h, k p, h, k लाइज ऑन L1, तो ये L1 को क्या करेगा यार, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां पुट करते हैं x अपॉन x की जगह क्या हो जाएगा, h/4 sec थीटा माइनस y/2 माइनस y की जगह हो जाएगा k/2 tan थीटा माइनस k/2 tan थीटा इज इक्वल टू 1। इस पूरे को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h/4 माइनस k/2 साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये आएगा, हाँ सर ये आएगा। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो h/4 माइनस k/2 साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर, जिसे मैं लिख दूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, स्क्वायरिंग क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास साइन थीटा है, वो वैल्यू वहाँ प्लेस करूंगा। तो h/4 माइनस k इंटू k/2h, h/4, हाँ सर, तो अपॉन 2h, तो 4h हो गया नीचे का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस k स्क्वायर अपॉन 4h का स्क्वायर। सो एलसीएम लेंगे तो अपने पास आएगा h स्क्वायर माइनस का हो जाएगा प्लस, क्योंकि साइन भी माइनस में था, साइन भी माइनस में है, तो ये प्लस k स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन 16h स्क्वायर इज इक्वल टू 4h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो गया 4h स्क्वायर। अब यहां पर h स्क्वायर से h स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, 4 से 4 कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास आ गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 16h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर। तो अगर हमें देखा जाए, हमें लोकस फाइंड करना है इस पॉइंट P का, तो जो लोकस आ जाएगा, लोकस अगर हम यहां लिखें, सो विल बी द लोकस, लोकस विल बी, लोकस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब अगर इसे गिवन लोकस से कंपेयर किया जाए तो अल्फा और बीटा, अल्फा की वैल्यू हो गई 16, अल्फा हो गया 16 और बीटा हो गया माइनस का 1, माइनस का 4, माइनस का 4, 16x स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर आएगा यार, माइनस 4k स्क्वायर, और यहां पर भी माइनस 4y स्क्वायर, तो बीटा आ गया माइनस का 4, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 12। सो दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछी थी, वह हो गई 12। तो चलिए आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड्स ऑफ द सर्कल विच इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, यानी कॉर्ड ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ सर्कल। तो हमारे पास सर्कल जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, और हमारे पास एक अपना हाइपरबोला भी है।
उस हाइपरबोला के मिड पॉइंट, वो जो हाइपरबोला है उसका वर्टेक्स है 3 कॉमा, ये यहाँ कहीं, हाँ सर यहाँ कहीं, और हमें कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस बताना है जो कि इसको टच भी करती हो हाइपरबोला को। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, और यहाँ इसका मिड पॉइंट है एम, यहाँ इसका मिड पॉइंट है एम, हमें इसके मिड पॉइंट का लोकस बताना है एंड दिस इज गिवन दैट इट टचेस, मान लो ये पॉइंट है एम और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या मान लें, एच कॉमा के। तो हमें मिड पॉइंट का लोकस बताना है ए बी के, तो कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट, यानी हमें एम का लोकस बताना है, जबकि ये नोन है कि ये जो लाइन है ये टेंजेंट है हाइपरबोला पर। तो क्या करें सर, ए बी की इक्वेशन लिखते हैं पहले। तो ए बी की इक्वेशन क्या होगी, t इक्वल टू एस वन, कॉर्ड विद गिवन मिड पॉइंट होता है t इक्वल टू एस वन, टी सर्कल पर टेंजेंट एच एक्स प्लस के वाई माइनस 25, एस वन का मतलब पॉइंट इन द कर्व, तो अपने पास आ गया एच एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई माइनस एच बाई के इंटू एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन के, ये आ गया। हाँ सर, अब यह जो ए बी है इट टचेस हाइपरबोला, ये किस हाइपरबोला को टच कर रही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। अगर इसको टच करती है तो आपको याद होना चाहिए कि ये जो पॉइंट है ये तो है सी इस लाइन के लिए y इंटरसेप्ट, और ये है इसका स्लोप। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ हाइपरबोला को सेटिस्फाई करेगी, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी स्क्वायर कितना हुआ सर, सी स्क्वायर हुआ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय के स्क्वायर is equal to a square, that is 9, and what is m square सर, वो हुआ h square upon k square minus b square which is 16। तो यानी कि अपने पास जो रिक्वायर्ड लोकस आ गया वो आ गया h square plus k square का होल स्क्वायर is equal to 9h square, 9h square minus 16 k square divided by k square upon k square। के स्क्वायर दोनों साइड से कैंसल आउट हुआ, तो अपने पास लोकस आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज IIT Delhi। So that is the correct answer, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर। एक बार चेक कर लो भाई, माइनस 9x स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर, बिल्कुल सर यही आ रहा है। चलिए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दिस, लेट द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला बी 5/4। एसेंट्रिसिटी कितनी है 5/4 एंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस इज दिस, देन लैम्डा माइनस बीटा चाहिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हाइपरबोला पर नॉर्मल की इक्वेशन ये, तो ये पॉइंट किस पर लाई करेगा, पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला, तो पॉइंट लाइज ऑन हाइपरबोला। तो पुट करें 64 अपॉन 5 ए स्क्वायर माइनस 144 अपॉन 25 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हो गई पहली इक्वेशन, क्योंकि ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर हमें एसेंट्रिसिटी दे रखी है 5/4, तो ई स्क्वायर हो गया 25/16 इज इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9/16। अगर मैं इस इक्वेशन को ए स्क्वायर से बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो 64 अपॉन 5 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 144 अपॉन 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर आ जाएगा, और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कितना है 9/16। तो 64 अपॉन 5 इंटू 9/16 माइनस 14 अपॉन 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये हुआ 16 4 ज़ा, तो 36 अपॉन 5 माइनस 144 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई सर, बी स्क्वायर आ गया 180 माइनस 44 144 डिवाइडेड बाय
25 विच इज 36 अपॉन 25, यानी b की वैल्यू आ गई 5, 6 बाय 5, b की वैल्यू आ गई 6 बाय 5। तो b की वैल्यू अगर 6 बाय 5 आई है, इस वैल्यू को हम यहां पुट कर दें तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। तो a की वैल्यू क्या आएगी सर, b स्क्वायर 36 बाय 25 a स्क्वायर इज इक्वल टू 9 बाय 16, 9 4 जा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 64 विच इज 64 अपॉन 25। तो आपके पास आ गया a स्क्वायर की वैल्यू 64 अपॉन 25 और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 36 अपॉन 25, 36 अपॉन 25। अब मुझे नॉर्मल की इक्वेशन ये दे रखी है, तो अगर नॉर्मल की इक्वेशन, नॉर्मल टू हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 64 बाई 25, 64 बाय 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर विच इज 36 बाय 25, 36 बाय 25 is equal to 1 at 8 by root 5 and 8 by root 5 and 12 by 15। तो आपको याद दिला दूं 12 by 5 at 12 by 5, आपको याद दिला दूं x1 y1 पर जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है हाइपरबोला पर, वो होती है a स्क्वायर x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर y अपॉन y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर दैट इज 64 अपॉन 25 x अपॉन x1 प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b स्क्वायर, तो b स्क्वायर इज b स्क्वायर तो अपने पास है 36 अपॉन 25, b स्क्वायर 36 अपॉन 25 a स्क्वायर x अपॉन x1, b स्क्वायर y अपॉन y1 इज 12 अपॉन 5, 12 upon 5 is equal to a square plus b square, 64 plus 36 upon 25 which is nothing but 4। तो थोड़ा घमासान मचेगा, ये कितना आएगा सर 8 अपॉन 5 रूट 5 x प्लस 3 अपॉन 5 y, 3 अपॉन 5 y इज इक्वल टू 4। अब अपने पास है 8 रूट 5 एक्स, तो अगर मैं इसे ऊपर नीचे 8 रूट 5 एक्स प्लस b प्लस कितना है भाई, प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू लैम्डा, प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू लैम्डा, इफ आई मल्टीप्लाइड बाय दिस तो रूट 5 अपॉन 25 इंटू एक्स प्लस 3 अपॉन 5 वाई इज इक्वल टू 4। तो मेरे पास आ गया 8 रूट 5 एक्स प्लस 75y is equal to 100, ये आया। अब what I need is, ये आप 75 नीड 15 आएगा, 15y प्लस 15y। अब अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ 8 रूट 5 प्लस बीटा वाई से, 8 रूट 5 प्लस बीटा वाई, तो बीटा हो गया 15 और लैम्डा हो गया 100, लैम्डा हो गया 100। अब हमें क्या चाहिए, लैम्डा माइनस बीटा चाहिए, तो लैम्डा माइनस बीटा विल बी 85। सो 85 इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। तो फिर से मैनिपुलेशन बेस्ड सवाल था थोड़ा। आइए अब अगले प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम। व्हाट डज दिस प्रॉब्लम से? कंसिडर अ हाइपरबोला x square minus 2y square equal to 4. Let the tangent at the point 4 root 6 meet x-axis in Q and the lateral rectum in R. तो यहां हमारे पास हाइपरबोला है, यह है, और इसके एक पॉइंट पर बनी हुई टेंजेंट कहां बनी है? x1 कॉमा y1 पर। वह मीट करती है, वो पॉइंट है P, ये पॉइंट है P, so this point is P, ठीक है, एंड दिस पॉइंट गिवन इज P और इट मीट्स द एक्स एक्सिस इन Q। ये एक्स एक्सिस को Q पर मिलती है। थोड़ा ढंग से बना ले इस डायग्राम को यार, थोड़ा ढंग से बनाएंगे। इट मीट्स द एक्स एक्सिस इन Q, तो ये बन गया भाई हाइपरबोला। हाँ सर,
यहां आ गई अपनी टेंजेंट, ये कहाँ बनी है, पॉइंट P पर, और इट मीट्स इट दिस एट Q। P क्या है, 4,√6, तो P के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,√6 एंड द लेटेस्ट सेक्टम एट R। लेटेस्ट सेक्टम को ये मीट करता है R पर। सपोज दिस इज द लेटेस्ट सेक्टम, लेटेस्ट सेक्टम तो यही आएगी, डबल ऑर्डिनेट, हाँ सर, लेटेस्ट सेक्टम एट R, और जहां पर R के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और x1 ग्रेटर देन 0 है, तो ऑब्वियस ही बात है असल में दो लेटेस्ट सेक्टम होंगी, ये यहाँ भी मीट करेगी, लेकिन उस केस में x1 नेगेटिव होगा, तो यही वाला लेटेस्ट सेक्टम आएगा और ये होगा R। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं सर, ये फोकस से पास होता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स अगर x1, 0 हैं तो R के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1। हाँ सर, तो हमें अंत में क्या पूछा, एरिया ऑफ ट्राइंगल QFR। व्हाट इज F? F फोकस है, S नहीं है बल्कि F है फोकस, तो फोकस इज F, तो इसको F कह देते हैं। F इज x1, 0, तो QFR, हमें इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, वी नीड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल QFR। तो मेरे ख्याल से काफी आसान प्रॉब्लम है। कैसे, 4√6 4x माइनस √6y x x1 y y1 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, तो ये हो गई टेंजेंट की इक्वेशन एट P। हाँ सर, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे सर, y को 0 रख दिया, 1, 0, Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0। एसेंट्रिसिटी क्या होगी, हाइपरबोला है अपने पास x² अपॉन 4 माइनस y² अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। इसकी एसेंट्रिसिटी होगी 1 माइनस b² अपॉन 1 प्लस b² अपॉन a² 3/2, तो एसेंट्रिसिटी हो गई √3/2, ये हो गई एसेंट्रिसिटी। तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए सर, इसके F के कोऑर्डिनेट्स आ गए A कितना है, 2 इंटू √3/2, 0, तो यानी कि F के कोऑर्डिनेट्स हो गए √6, 0, सो √6, 0, हाँ सर, तो x1 आ गया अपने पास √6। y1 कैसे मिलेगा, टेंजेंट की इक्वेशन लिख देते हैं, पुट इन टेंजेंट की इक्वेशन, हाँ सर, इसको उठा के टेंजेंट की इक्वेशन में डाल दो तो y1 आ जाएगा। सो पुट x1 इक्वल टू √6 इन टेंजेंट, तो अगर मैंने टेंजेंट में रखा तो मेरे पास क्या आया सर, मेरे पास आया 4√6 माइनस 2√6 y1 इज इक्वल टू 4, तो 4 इंटू √6 माइनस 1 अपॉन 2√6 इज इक्वल टू y1, यानी y1 की वैल्यू आ गई 2 माइनस 2 अपॉन √6, 2 माइनस 2 अपॉन √6, so that is the value of y1, 2 अपॉन 2 माइनस √6, ये आ गई y1 की वैल्यू। हाँ सर, ये आ गया। अब अगर मुझे एरिया चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल QFR, इसका एरिया चाहिए, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू QF इंटू RF। हाँ, हाफ इंटू QF होगा √6 माइनस 1, √6 माइनस 1, तो 1/2 इंटू √6 माइनस 1, और RF होगा इसका y कोऑर्डिनेट 2 इंटू √6 माइनस 1 अपॉन √6, so that is √6 माइनस 1 अपॉन √6 का ये ऊपर होल स्क्वायर, 6 और 1 7 माइनस 2 √6 अपॉन √6, तो हो गया 7/√6 माइनस 2, ये आ रहा है भाई, हाँ सर, 7/√6 माइनस 2, so Calcutta is the correct answer in this case। तो मैनिपुलेशन अगेन, तो आपने देखा जेईई मेंस में ज़्यादातर मैनिपुलेशन आती हैं, तो उसमें घबराना नहीं है, इरिटेट नहीं होना है, बस मैनिपुलेशन करते चलो, भले ही थोड़ी बहुत गड़बड़े हो जाए, रीचेक करो, सही हो जाएगा फिर से। आइए क्वेश्चन और करते हैं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज let the equation of the two diameters of a circle x² plus y² minus 2x plus 2fy plus 1 equal to 0 be this and this। ये दोनों डायमीटर्स हैं सर्कल के, तो सर्कल का जो इक्वेशन है x² plus y² minus 2x
प्लस 2fy प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका सेंटर होगा 1 कॉमा माइनस एफ। ये डायमीटर पर लाई करेगा, लाइज ऑन डायमीटर। हाँ सर, तो डायमीटर को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। हमें करना क्या है, देन द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो जो सेंटर से पास होती है सर्कल के, उस हाइपरबोला सेंटर से पास होने वाली टेंजेंट बतानी है किस पर, हाइपरबोला पर। तो पहले सेंटर तो पता चले, तो सेंटर कैसे पता चलेगा, तो सर ये पुट कर दो, 2p माइनस प्लस एफ इज इक्वल टू 1, और दूसरा है 2 प्लस p माइनस पी एफ, माइनस पी एफ, 2 माइनस पी एफ इज इक्वल टू 4p, इज इक्वल टू 4p। तो यहां से अगर मैं p की वैल्यू देखूं तो p की वैल्यू आएगी 1 माइनस एफ इज इक्वल टू 2p, 1 माइनस एफ बाई 2। और यहां से अगर मैं p की वैल्यू देखूं तो p की वैल्यू आएगी 2 अपॉन 4 प्लस एफ। जरा देखो भाई, 2 अपॉन 4 प्लस एफ, दोनों को इक्वेट कर देते हैं। सो इफ आई इक्वेट द टू, 1 माइनस एफ बाई 2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 4 प्लस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 माइनस 3f माइनस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हाँ यही होगा। तो 4 से 4 गया, f इंटू एफ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो f की दो वैल्यू आई, 0 या -3। यानी जो हमारा सर्कल बन गया, सर्कल हमारा बन गया, देयरफॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साथ में कितना, माइनस का 2x, माइनस का 2x प्लस का 1 इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x और f की वैल्यू -3, तो -6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट चाहिए हाइपरबोला पर, हाइपरबोला पर, हाइपरबोला क्या है अपना, 3x स्क्वायर हाइपरबोला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, 3 से डिवाइड कर दिया हमने। हाँ सर, इस पर अगर मुझे टेंजेंट चाहिए तो टेंजेंट क्या लिखूं, y इक्वल टू एम एक्स, हाँ सर, प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब या तो सर्कल ये, इसका सेंटर क्या है, सेंटर है 1 कॉमा 0, और इसका सेंटर है 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 3, ये है इसका सेंटर। तो या तो अगर ये सर्कल हुआ तो फिर यहां देखते हैं पुट करके, तो पासेस 1 कॉमा 0 या फिर 1 कॉमा 3, देखते हैं दोनों में से सही क्या है। 1 कॉमा 0 रखा तो 0 इज इक्वल टू एम प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 3, यानी कि एम स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3, तो 0 इक्वल टू -3, दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहां से m की दोनों वैल्यूज इन्फिनिटी आएंगी। जब भी क्वाड्रेटिक में 0 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बच जाए, ये क्वाड्रेटिक ही है, हाँ एम स्क्वायर में एम स्क्वायर कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ऐसी क्वाड्रेटिक में जब 0 इक्वल टू कॉन्स्टेंट आए तो इसका मतलब उसके दोनों रूट्स इन्फिनिटी हैं। तो आपके पास m की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच में यानी फाइनाइट वैल्यू है, देयरफॉर दिस इज रिजेक्टेड। ये क्या हुआ, रिजेक्ट हो गया, दिस इज रिजेक्टेड। अब अगर यह रिजेक्ट हो गया तो 1 कॉमा 3, अब ये पुट करके देख लो भाई, 3 इज इक्वल टू एम प्लस माइनस रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 3, तो यहाँ आ गया 9 प्लस एम स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 3, तो ये हुआ 12 इज इक्वल टू 6m, एम स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए तो m की वैल्यू आ गई 2, और एक वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, एक वैल्यू आएगी इन्फिनिटी, क्योंकि एम स्क्वायर कटेगा तो इन्फिनिटी तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि m एक फाइनाइट नंबर है। तो m की वैल्यू 2 आ गई। हमसे क्या चाहिए था, द स्लोप m ऑफ द टेंजेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, द करेक्ट आंसर कम्स आउट टू बी 2 इन दिस केस। जरा देखें एक बार जल्दी से। और अब वक्त है होमवर्क का, यानी होमवर्क सेक्शन में मैं आपको यहाँ KTK दे रहा हूँ, 4 KTK, 4 KTK, KTK 1 यानी खुद ट्राई करो, KTK 1, KTK 2,
KTK 3। आप इनके आंसर्स मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में चेक मत करिएगा, पहले अपने आंसर्स आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, फिर उसके बाद चेक करिएगा। सो आई हैव गिवन यू 5 और 6 प्रॉब्लम्स। सो 1 2 3 4 5 and 6. So 6 problems I have given you to do you on your own. ये रहा 6th प्रॉब्लम। ये भी काफ़ी आसान है, ये भी काफ़ी आसान है, IITJ एडवांस का प्रॉब्लम है, आसान है, आराम से हो जाए, कुछ खास मुश्किल है नहीं। तो बस इनके आंसर्स आपको PDF में, जो कि आपको PW ऐप पर मिलेगी, वहाँ पर इनके आंसर्स भी साथ में आंसर की भी लिखी होगी। यहाँ इसकी आंसर की नहीं दी जा रही, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिएगा और अपने आंसर सही है या गलत है ये चेक करिएगा PW ऐप से। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस हाइपरबोला के परसेंटाइल बूस्टर या मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स में आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा। आपने देखा होगा कैसे कर्व बेस्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी सारे आते हैं एग्जाम में, और दूसरा टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो आप हाइपरबोला की इक्वेशन अच्छे से पढ़िए, उसके सारे के सारे फोकस डायरेक्ट्रिक्स वगैरह अगर आपको अच्छे से आते हैं, टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन आपके लिए आपको पता है, तो JEE मेंस में कोई खास इससे ज़्यादा मुश्किल सवाल आने की उम्मीद कम ही है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और इसका सवाल 100% वहाँ पर आप सही करके आएंगे, प्रोवाइडेड जो मैंने कहा आप उस पर गौर करें, कैलकुलेशन से बिल्कुल भी इरिटेट ना हो और सारे के सारी इक्वेशंस और पैरामीटर्स याद रखें हाइपरबोला के। तो बस इसी संदेश के साथ जय श्री कृष्ण, राधे राधे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।